जो भारत भर के लेखकों, विचारकों, कलाकारों और दर्शकों को एक साथ लाता है। हमें सम्मानित महसूस हो रहा है कि हमारे बीच माननीय वक्ता हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश माननीय जस्टिस पंकज पुरोहित। वे जिला चमोली के थराली क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने सन 1991 में HNBG गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तहत सरकारी PG कॉलेज गोपेश्वर से LLB पूरा किया और 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता अधिवक्ता प्रेमचंद पुरोहित के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस शुरू की और बाद में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग UKSSC सहित प्रमुख संस्थानों और आयोगों का प्रतिनिधित्व किया। ये उत्तराखंड राज्य के उप अधिवक्ता जनरल के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। इससे पूर्व 28 अप्रैल 2023 को इन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इनका जीवन और कार्य न्याय, लोक सेवा और कानून के शासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। आज की चर्चा में हम भारत के संस्थापकों के दृष्टिकोण, हमारे लोकतंत्र को आकार देने वाले संवैधानिक वादों और न्यायपालिका, नागरिकता एवं जनसामान्य की जागरूकता की भूमिका का अन्वेषण करेंगे जो इन आदर्शों की रक्षा करती है। So please join me in welcoming Justice Pankaj Purohit and Mr. Vinayak Pant as they take the stage for their conversation on 75 years of Constitution. अल्मोड़ा अकेला एक ऐसा शहर है जो संविधान में शुरू में भी आता है और संविधान के अंत में भी आता है। जस्टिस पुरोहित हमारे साथ हैं। अक्सर ये हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं। आज पहली बार मेरे को मौका मिला है कि मैं इनसे सवाल कुछ पूछ रहा। आपका स्वागत। आपका स्वागत। जस्टिस पुरोहित, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अक्सर ये बात आती है कि बड़े शहरों में बड़े परिवारों से, बड़े विधिक परिवारों से जज निकलते हैं, बड़े वकील निकलते हैं और सिर्फ वहीं से निकलते हैं। आपका सफ़र गोपेश्वर चमोली से शुरू हुआ। गोपेश्वर चमोली का एक लड़का सुप्रीम हाई कोर्ट में बैठा है आज के दिन, और उसी के साथ साथ 2027 में आप उत्तराखंड के सीनियर मोस्ट जज होंगे। आपका सफ़र कैसा था, वहाँ से बताइए। विनायक के सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज इस लिटरेचर फेस्टिवल में मैं आमंत्रित हुआ हूँ। और दूसरा, उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर जो कि लगभग 500 साल पुराना अल्मोड़ा है, उसमें मैं मौजूद हूँ। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है। सबसे पहले मैं विनायक को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे आप सब लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला है। देखिए, बहुत जो आपका सवाल है, अगर मैं सीधे तौर पे उस पर आ जाऊँ तो इसमें कुछ सच्चाई भी है। और एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, एक ग्रामीण अंचल के दूर दराज के व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मेरा, जैसा अभी लड़किया ने बताया, मेरा जन्म थराली तहसील के बहुत छोटे से ग्राम में हुआ है, केवल बुआड़ ग्राम में हुआ है। और उसके बाद वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद फिर धीरे धीरे अपने माता पिता के साथ में गोपेश्वर स्थान पे रहा। वहाँ पर मैंने लॉ भी किया, ग्रेजुएशन किया, लॉ किया और उसके वहीं प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि मेरे फादर भी एडवोकेट थे। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पिताजी और दादाजी यहाँ पे वकालत कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा और अपने पिताजी की उंगली पकड़कर वकालत का कहरा सीखा। लगभग 5 साल वहाँ पर वकालत करने के बाद 1997-98 में मैं अपने पिताजी की सलाह पर इलाहाबाद शिफ्ट हो गया और फिर 3.5 साल 4 साल वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद कालांतर में उत्तराखंड बना। तो चूँकि हम लोग को यहाँ से प्रेम था, लगाव था, और उससे भी ज़्यादा ये था कि हमारे पास काम ही यहाँ का था, तो हम इलाहाबाद में रह के क्या करते। तो फिर हम नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और हम नैनीताल उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए आ गए 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद से तो फिर वकालत का प्रोफेशन, यहाँ पे मेरे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, विनायक खुद ही उनमें से एक हैं। वकालत तो बहुत हाड़ तोड़ मेहनत का एक पेशा है
और इसमें बहुत संघर्ष है, हर रोज संघर्ष है। आपको पता नहीं कि कल क्या होगा और अगले महीने पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो उस संघर्ष से चलते रहे कि संघर्ष इतना होता है कि पता ही नहीं चलता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं। और करते 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 फिर एक दिन ये भी वक्त आया कि ऐसा महसूस किया गया भाई इनका नाम जस्ट शिफ्ट के लिए भेज दिया गया। तो भेजा गया और मैं आज आपके सामने हूँ। तो दोनों ही बातें हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप रिनोन फैमिली से हैं, किसी जुडिशल बैकग्राउंड से हैं, तो आपका कंसिडरेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सामान्य तो आपका नहीं होगा। ज़्यादा जजेज अगर हम अपने हाई कोर्ट में देखें तो हमारे यहाँ 8 जज में से शायद ही एक, इस समय तो शायद भी कोई नहीं है जिसके बाप दादा जज रहे हों। तो ऐसा नहीं है, सामान्य लोगों को भी पूरा अवसर मिलता है कि वो अपने पद पर पहुँचें। और लेकिन उसके पीछे वही है निष्ठा, लगन और मेहनत, वो आपको बराबर करते रहना पड़ेगा। तो मैं विनायक को कल भी कह रहा था, मैंने कहा आप करते रहो, ही इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग चैप एंड ही कैन डू। और एक बात मैं कहने से चूक गया, विनायक जो है वो हरगोविंद पंत जी के ग्रेट ग्रैंडसन है और इनके दादाजी और दादाजी हम लोग के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो बहुत बड़े गौरव की बात है उस जमाने में। और आज हम कहते हैं कि हम पिछड़े क्षेत्र हैं। हमारा आदमी जब 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बन सकता है तो हम वी कैन बोस्ट ऑफ इट कि हम मोस्ट डेवलप्ड एरिया के निवासी हैं। मेरे दादा ने खुद कराची से पढ़ा, लाहौर से पढ़ा और यहाँ रेमजे इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट किया। तो हम लोग पैसों के मामले में, धन के मामले में हो सकता है पिछड़े रहे हों, लेकिन यहाँ से बौद्धिक स्तर के मामले, शिक्षा के मामले हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा उत्तराखंड कहीं भी किसी प्रकार पीछे रहा होगा। तो 75 वर्ष हो चुके हैं। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कैसे उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, आपकी जो समझ होती है ऑन द बेंच वो इस चीज़ को डिसाइड करती है। इन 75 सालों में जो यात्रा रही है संविधान की 1950 से लेके 2025 तक, आपका उस पर क्या विचार है? देखिए, भारतीय संविधान जब से अंगीकृत हुआ है, ये दुनिया का सबसे पढ़ा लिखित संविधान है और ये संविधान हर वक्त अपने आपको इसने साबित किया है। और इसको साबित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया था वो इमरजेंसी के दौरान आया था। जब कितना जून 1975 है ना, 23 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी लगने के बाद जब सिविल राइट्स के बारे में बात हुई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाई कोर्ट्स ने भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट की रक्षा की और ये कहा कि नहीं, इमरजेंसी लग भी गई हो तो भी जो हमारे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उनको नहीं छेड़ा जा सकता है। तो ये संविधान हमेशा खरा उतरा है। और जहाँ तक दूसरे प्रश्न की बात है आपका कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है वाइल वी डिक्टेट और जजमेंट, देखिए संविधान को समझने के लिए आपको हमेशा उसके प्रेम्बल को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रेम्बल लगभग 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, प्रेम्बल में हमारे संविधान के, उसमें क्लियर है कि भाई जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो आपको न्याय कैसा करना है, सोशल होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एट्सेट्रा। तो आप जिस समय निर्णय पारित करते हैं उस समय आपको भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको अपने दिमाग में इनग्रेन करना पड़ेगा। यू हैव टू इनग्रेन द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माइंड व्हाइल डिस्चार्जिंग द जुडिशियल फंक्शन। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, तो करीब 30-35 साल, 30 साल का तो वकालत का अनुभव रहा है, 3 साल जजी का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या हमारे न्यायालय, माननीय न्यायालय बड़े उत्कृष्ट ढंग से करते हैं और वो हर स्तर पर भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए आगे आके काम कर रहा है। तो इसी को बनाए भी रखना है, यही हम लोगों का सबका कर्तव्य भी बनता है कि जो भी काम हो, जो भी फैसले हो, जो भी हम निर्णय लें, वो भारतीय संविधान
के परिप्रेक्ष्य में लें, और इसी की शपथ भी दी जाती है कि हम इसकी हमेशा इसको अपहोल्ड करेंगे, इसकी मैजेस्टी को, है ना। तो ये बात मैं बहुत पुख्ता तरीके से कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान हर परीक्षा में खरा उतरा है। आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रोविज़न या कोई ऐसा एस्पेक्ट है हमारे संविधान का जिसको लगता है कि फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है या फिर इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? नहीं, संविधान में देखिए, जैसा मैंने आपको अभी पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया था कि अगर ऐसा कभी भी महसूस होता है और कभी भी लगता है, जैसे 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किए गए ड्यूरिंग इमरजेंसी 42वें संविधान संशोधन से, तो बाद में वो डिलीट भी हो गए। तो ऐसा नहीं है, जब भी ऐसा महसूस हो कि ये कोई अमेंडमेंट के जरिए कुछ गलत जुड़ाव आ गया है, गलत संशोधन संविधान के अंदर आ गया, तो वो उस संशोधन को हटाने की प्रक्रिया मौजूद है, कोई उसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है। महाभियोग का वह प्रकरण शुरू हुआ, उस बैकग्राउंड में जुडिशल अपॉइंटमेंट एक बहुत हॉट बटन टॉपिक बन गया, हर कोई उस पर डिस्कशन करने लग गया। कुछ सालों में ही, लगभग 1-1.5 साल में, आप भी कॉलेजियम के सदस्य बन जाएंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो इस दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो कितने लोग, कम ही लोग जानते हैं कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होते हैं। तो एक तो अगर आप हमारी ऑडियंस को ये बता पाएँ कि प्रक्रिया होती क्या है, कैसे होती है, और साथ ही साथ आपकी इस प्रक्रिया और इस प्रणाली पर क्या सोच है, और क्या इसमें कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है और क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो हर चीज़ हमेशा के लिए पवित्र नहीं होती है। समय के किसी न किसी भाग में ऐसा महसूस होता है कि ये सिस्टम कुछ पुराना हो गया, इसको चेंज किया जा सकता है। तो रिफॉर्म की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। जहाँ तक उच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, तो इसके लिए जजेस, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, 93 का जजमेंट है, 2 जजेस जजमेंट बोलते हैं उनको। तो उनमें एक प्रक्रिया का पालन किया गया। पहले जब अपॉइंटमेंट होते थे, उसमें पॉलिटिकल मात्र तभी दखल हुआ करता था, और आज ये बात सुनने में आती है कि भाई फलां आदमी फलां से एसोसिएटेड था, तो इसलिए उसका इंडक्शन हो गया। तो ऐसी बातें तब भी रही जब पुराना सिस्टम था। 93 के बाद ये सिस्टम बदला है, और बदलने का ये हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम ने रिप्लेस किया इसको, उसकी जगह कॉलेजियम सिस्टम आया। तो कॉलेजियम में क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट लेवल के हम बात करें, तो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस उस कॉलेजियम के मेंबर होते हैं, और बिल्कुल उनकी अपनी ओपिनियन में, मतलब उसमें कोई पॉलिटिकल दखल नहीं होता है, उनकी अपनी ओपिनियन में वो अगर देखते हैं कि फला फला अधिवक्ता है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका इंटीग्रिटी है, उसका एक रेपुटेशन है समाज के अंदर, और वो कानून का अच्छा ज्ञाता है, तो वो उसके नाम को कॉलेजियम जो है प्रस्तावित करता है। और यहाँ से अगर कॉलेजियम ने पास कर दिया, तो फिर वो एक विभिन्न प्रक्रिया होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम है, 5 जजेस कॉलेजियम है। फिर वहाँ कॉलेजियम में वो नाम जब चले गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ओके करता है। 5 जज तो वहाँ के जज के लिए, हमारे लिए 3 ही जज होते हैं ना, हमारे लिए 3 ही जज करते हैं। हाई कोर्ट से अगर नाम गया है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको केंद्र सरकार को भेजता है। फिर विविध प्रकार की प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ होती हैं, नाम के पीछे इंक्वायरी होती है, CBI की, IB की, और अपने लोकल इंटेलिजेंस की, ये सब रिपोर्ट भी मंगाई जाती हैं। फिर इन सब का परिशीलन करने के बाद, देखने के बाद, फिर जाके गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई चलो इसको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस पे बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही थी, एक जुडिशल कमीशन की बात भी हो रही थी कि अब जजेज अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल, ऑल इंडिया लेवल का जुडिशल कमीशन बना जाए, और बना भी दिया गया था, अमेंडमेंट आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो उसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें ऐसे लोगों की भी दखल बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि वाजिब नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। थैंक यू। पहली बात तो ये कि जो हमारे निर्माता थे संविधान के, उन्होंने हमारे जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो
पारिस्थितिकी को लेके जो हमारे आजकल चैलेंजेस हैं, हर साल आपदाएं आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उनको उनके बारे में शायद सोचा भी ना हो। पिछले कुछ सालों में हमने टीरी में देखा, हमने केदारनाथ की आपदा देखी और कई सारी आपदाएं आती रहती। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स कैसे इस तरीके से इंटरप्रेट हो रहे हैं या हो सकते हैं ताकि हमारी जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बेल्ट है और हमारा जो राज्य है जो बहुत इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे घटित हो सकता है, स्पेशली आज के समय में, कि कैसे हम इनको सेफगार्ड कर पाएँ और ऐसी आपदाओं को प्रिवेंट कर पाएँ कॉन्स्टिट्यूशनली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी प्रोविज़न है। डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ऐसा उल्लिखित है कि जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे स्टेट्स हैं, वो सब ऐसा प्रयत्न करेंगे कि ये इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, है ना, ऐसा प्रोविज़न है। तो उसके संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है जहाँ तक जल जीवन और जंगल की बात है। इसके बारे में तो आजकल आप देखते होंगे कि बड़ा मुश्किल होता है। इवन कई बार कोई डेवलपमेंट का वर्क है, विकास का कार्य है, वो भी रुक जाता है क्योंकि इस पे बहुत सख्त रुख है और उसकी वजह से सरकार भी सख्त है कि पेड़ काटने से लेकर खुदान करने से लेकर इन पर बहुत ही सख्त रुख है सरकार का और कोर्ट्स का। तो आसानी से ये काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक डिजास्टर की बात है, उसके लिए भी कानूनन प्राविधान बने हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके तहत भी काम हो रहा है। तो मेन ये होता है, जो मुख्य बात है वो ये है कि जो प्राविधान बने हैं, प्राविधान बहुत सारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कानून बहुत सारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कानून जितना है उस कानून का अगर परिपालन करवा दिया जाए, इन्फोर्समेंट अगर उसका हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बहुत सारे कानून होने की ज़रूरत नहीं होती, जितना कानून है उतने में ही काफ़ी है, जिससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकेंगे, जल जंगल ज़मीन की रक्षा भी कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरत होती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की उसको करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उसका जब अभाव होता तब ये सब दिक्कतें आती हैं। अब जैसे धराली की आपदा है, अब धराली में हम लोग जो इमेज देख रहे थे, ये राहुल ने भी दिखाया था अपने प्रोग्राम में, और जो अखबारों में भी हमने देखा कि 2013 में भी वहाँ आपदा आई, लेकिन वो थोड़ा कम थी, तो मकान बहे नहीं, मकान गिर गए मलबे से, मकान सब गिर गए। धराली की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन उस पर भी सरकारें चेती नहीं। तो सरकार चेते ना चेते, हम भी नहीं चेते। हमने भी हमारा 1 मंजिल का मकान तो 2 मंजिल 3 मंजिल कर दिया, है ना। और अब जब नदी ने अपना मार्ग, खीर गंगा है वो, तो उसने अपना मार्ग तलाशा, उसका पुराना मार्ग था वो, तो सारा लेके एक साथ बह के चली गई। अब एक चीज़ और हम लोग को देखने में आती, पहाड़ के रहने वाले होने के नाते, आप देखिए हमारे जो पुराने गांव हैं वो, वहाँ आपदाएं आती ही नहीं। का दुक्का एक सबसे पॉइंट में परसेंटेज में अगर देखेंगे कभी आई होगी। अदरवाइज जितने पुराने गांव हैं वो ऐसे जगह बने हुए हैं कि वहाँ पे ना तो लैंडस्लाइड का खतरा, ना वहाँ पे ये क्लाउड बस्ट का खतरा होता, कुछ नहीं होता है। अब हम नदी के गाढ़ गदरों के किनारे बसना शुरू कर गए हैं क्योंकि प्रोफेशनलिज्म हुआ है, सड़कें आई हैं, सड़कें आई हैं तो रोज़गार की तलाश में हम लोग वहाँ बस गए। अब जब वहाँ बसे तो फिर नदी, तो कहते हैं ना कि बड़ा चल रहा था सोशल मीडिया की, नदी जब अपना लेती है तो पटवारी को भी नहीं बुलाती है ना। तो जब नदी अपने वहाँ पे चलती है तो फिर अपने मार्ग को तलाश लेती है, उसी मार्ग से सारा का सारा तहस नहस करके चल देती। फिर हम कहते हैं कि हमारा मकान तोड़ दिए। मकान हमने हमारा नहीं तोड़ा, हमने नदी का मार्ग रोका। नदी का मार्ग हमने रोका, गधेरे का मार्ग हमने रोका, न कि उन्होंने हमारा मकान तोड़ा। तो इस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि कभी इस तरीके से जब मकान बनते हैं वहाँ पे परमिशन अगर मिलती है तो देनी चाहिए या न देनी चाहिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय में कई लोग का ये मानना है और कई छोटे छोटे जन आंदोलन एक साथ मिलकर अब काफ़ी बड़ा रूप लेने लग गए हैं। स्पेशली लद्दाख में अभी जो रिसेंटली हुआ, उसके बाद आज के समय में देहरादून में भी अक्सर ऐसे होते हैं, मूवमेंट्स शुरू हो गए हैं। क्या आपको जिन्हें लगता है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स उत्तराखंड को मिलने चाहिए, सिमिलर टू जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेक्शंस मिलते हैं, शेड्यूल 5 राइट्स जो हमारे होता है? देखिए, ये जितने आंदोलन होते हैं ना,
इनके बारे में मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये कि नेशन फर्स्ट, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़े। तो नेशन फर्स्ट थ्योरी पे ही काम करना है, राष्ट्र पहले बाकी सब उसके बाद। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के शेड्यूल 5 राइट्स में जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शंस मिलते हैं जनजातियों को या फिर एक स्पेशल नोटिफाइड एरिया को, क्या उत्तराखंड में ये डिमांड वाजिब है या इज़ इट एप्लीकेबल इन योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन? नहीं, अब अभी आज की परिस्थिति में अभी हमको जैसे स्टे रूट का दर्जा मिला है और 2000 में ही मिला है, तो मैं नहीं समझता कि अननेसेसरी डिमांड करने से कोई भला होने वाला है। अब जहाँ जो बन गया है आप उसी को संजोइए, पहले उसको देखिए उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अनरेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी वेरी हार्मनी एंड गुडविल अमंग द पीपल। और जो भी डिमांड करनी है आप बिल्कुल उसको गांधीयन वे, हम गांधी को पूछते हैं, हम गांधी के ऋणी अपने को मानते हैं कि भाई गांधी के प्रयासों से आज़ादी हम लोग को मिली, तो गांधीयन वे में किया जाए तो कहीं बुरा नहीं है। लेकिन अब विश्व के परिदृश्य को देखते हुए आप हिंसा का सहारा लें, आप उदंडता करें, तो उदंडता तो किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या शेड्यूल 5 और क्या कुछ और। तो सबसे पहले नेशन फर्स्ट। यू द रोल ऑफ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन इन बैलेंसिंग जो हमारे इन्वायरमेंटल और रीजनल इंटरेस्ट होते हैं और डेवलपमेंट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, एक बहुत पुरानी कविता है जो प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो हर चीज़ में रोल तो हमारा ही है ना, रोल तो सिटीजन का ही है, रोल तो नागरिक का ही है, हर चीज़ में हमारा रोल है। बिना उसके, क्योंकि नेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट अमूर्त चीज़ है, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स on us how we as a citizen of this country takes the cause of our nation, so that is important. एज समवन जिन्होंने इतना समय जुडिशरी में बिताया है, इतना समय आपने प्रैक्टिस में दिया है, इतने साल दिए हैं, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनली सिग्निफाई टू? आपका संविधान के साथ क्या रिश्ता रहा? देखिए, संविधान इस समय अगर देखा जाए तो संविधान ही कहा जाता है ना कि जितने कानून हमारे बने हैं तो संविधान सबसे ऊपर है। नंबर 1 में कानून होता है संविधान, और नंबर 2 में होता है क्या होता है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, है ना, जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो दीज आर 2 थिंग्स विच आर सपोज टू बी ऑन द हाईएस्ट पेडिस्टल इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो संविधान के अंतर्गत ही सारी बातें आती हैं। ठीक, क्या और बात खत्म नहीं है? पर्सनली देखिए, पर्सनल रिलेशन के लिए आई विल लीव विद दिस क्वेश्चन टू द पीपल टू जज द हाउ वी हैव एक्सरसाइज अवर ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज अप टू द पीपल टू डिसाइड, नॉट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। एज अ जज एंड एज अ जजमेंट ऑथर, क्या आपके कभी कोई इन्फ्लुएंसेस रहते हैं जो लिटरेरी होते हैं? जैसे कई सारे हमारे जजेस रहे हैं जो अलग अलग अपने लिटरेरी इंस्पिरेशंस को कई बार अपनी जजमेंट्स में पिरोते। एक्चुअली जो साहित्य है, ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और जजेस जो है वो समाज से अछूते नहीं है, जजेस उसी समाज से आते हैं। तो साहित्य का सहारा तो लिया ही जाता है, क्योंकि साहित्य एक दिन में नहीं, ये सृजन है ना। और सृजन जब किया गया है ना, तो ये हजारों हजार साल से टाइम टेस्टेड है। उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मस्तिष्क में इनग्रेन्ड है, वो लिखे हुए हमारे मस्तिष्क में। तो नेचुरली whenever we dictate our judgment, those principles, those things which comes in our mind, which are ingrained in our brain, that definitely affect the drafting of a judgment. थैंक यू। लॉर्डशिप, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जन आंदोलनों की, और कुछ ही दिन पहले अक्सर हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नौकरियों की बहुत बात आती है। और इंसिडेंटली अपने पिछले लाइफ टाइम में एज एन एडवोकेट बिफोर यू वर एलिवेटेड,
यू आर द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर यूके ट्रिपल एससी। आपने यूके ट्रिपल एससी को बाहर से भी देखा है, अंदर से भी देखा है, उसके बाद फिर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ जज भी देखा है। सही क्या रहा है यूके ट्रिपल एससी? हमारा जो मैं यूके ट्रिपल एस सी का वकील 2014 से रहा हूँ। जब वो बना था, जब यूके ट्रिपल एस सी it was created by an act of 2014. तो immediately I've been engaged as a lawyer for the UK ट्रिपल एस सी। देखिए, मैंने पहले आपको बोला ना कि ये सब चीज़ें अमूर्त चीज़ें हैं। अल्टीमेटली वी द सिटीजन ऑफ कंट्री, वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच एंड एवरीथिंग। जब हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तां क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है। क्योंकि हम उस दौर पे देखते थे, किस में भरोसा करेंगे आप? आपने पेपर सील कर दिया, पेपर सेटर ने पेपर बना दिया, पेपर सील कर दिया। अब जिसको कहे तो भाई इसको जाके अंदर संभाल दे, जो वही उसको फ्लैश कर दे, वही उसको फोटो खींच के भेज दे, किस में भरोसा करेंगे आप? तो हमको, हर व्यक्ति को, इस देश के, इस प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना चारित्रिक विकास करना पड़ेगा, और तभी जाके भला हो सकता है। अदरवाइज वी आर डूइंग नथिंग बट शिफ्टिंग ब्लेम फॉर वन हेड टू अदर। तो सुधरना पड़ेगा। अब इस बार की परीक्षा में देखो कितनी मेहनत की, जैमर लगाए, सब कुछ, और फिर भी पता चला अभी अंदर के आदमी नहीं किया, बाहर का आदमी नहीं करता, कोई अंदर के आदमी करते। तो इसके लिए खुद आदमी का चारित्रिक विकास होना चाहिए। घर में उसका मॉरल वैल्यूज बच्चे को समझाई जानी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गलत तरफ उसका कदम ही ना पड़े, तो तब जाके कुछ भला हो सकता है। अदरवाइज हम एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे। सर, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, उत्तराखंड की हमारी स्थिति को लेते हुए, उत्तराखंड एक बहुत यूनिक पोजीशन पे है जहाँ पे संविधान अक्सर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे पर्यावरण से टकराता है। आप खुद कई बार कई खंडपीठों में बैठे हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल पीआईएल्स पे आपने बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों पे डेलिब्रेट किया है। तो एज अ जज, हाउ डू यू बैलेंस faith based politics and constitutional secularism? देखिए, एज ए जज, while we are discharging a judicial function, we cannot go beyond the scope of the Constitution of India. When our Constitution of India guarantees that this is a secular country, it is engrafted in its preamble itself, then we cannot think while sitting on the bench that a person belongs to a particular caste. While judge is discharging a function, he is neither a Dalit, he is neither a Brahmin, he is neither Hindu, he is neither Muslim. He is only a judge all time. He is doing justice. देश के अंदर लोगों को न्याय मिल रहा है, इसमें बहुत डिले है। कोर्ट के अंदर काफ़ी केसेज हैं और टाइमली न्याय नहीं मिल पा रहा है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि आदमी मतलब जूता खिंच जाता है, कोर्ट में चक्कर मारते, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और जो विक्टिम तो हो ही रहा है, जो जिसने क्राइम किया है वो बच निकलता है। तो न्याय जल्दी क्यों नहीं मिलता है? इसका कारण डिले। देखिए, जो प्रश्न आपने किया, इसको उत्तर में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, सच्ची घटना सुनाता हूँ। पिछले अक्टूबर को मेरे एक चाचा है, वो वॉशिंगटन में है, रमेश चंद्र पुरोहित, वो लीगल फील्ड में ही काम करते हैं और लॉ ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने जब मेरी कॉज लिस्ट देखी मेरी कोर्ट की, तो उन्होंने मुझसे कहा, पक्के 125 केस करते हो तुम लोग एक दिन में? मैंने कहा हाँ, करने पड़ते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो एक जो 3 केस करता है एक दिन में, और बहुत हो गया तो 5 केस करता है। एक तो सबसे बड़ा कारण वर्कलोड है, और वर्कलोड का कारण क्या, हमारी पॉपुलेशन है ना। तो जज, आप अगर कोर्ट प्रोसीडिंग कभी देखेंगे और कभी आप मौका लगे तो बैठेंगे कोर्ट के अंदर, तो 100 केस करना है एक दिन में, उसको उठाना ही बहुत बड़ी बात है। डिसाइड तो 10, 20, 15 केस कोई फास्ट जज कर लेता है। अदरवाइज it's very difficult to decide the case quickly because very important issues are involved in the cases. So the main problem for delayed justice is the heaps of cases pending in the court of law. So therefore the constitution has also now provided for alternative mechanism like ADR, like arbitration, like compromise, lok adalat, ye permanent lok adalat. These are the alternate redressal forum has been now started by under the constitution of so that the workload of the courts get reduced.
दैट इज द डिफिकल्टी। वैसे इस मामले में कुछ होना चाहिए कि मतलब इंसान को टाइम की न्याय मिले और जल्दी मिले। वो इसी सिस्टम में सुधार होना चाहिए। इसी का प्रयास किया जा रहा है, जो दुनिया भर के जो अल्टरनेट मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं ताकि आदमी को ज़्यादा भटकाव न हो। ठीक है, तो इसी का प्रयास है। पहले ये सेक्शन 1889 जुड़ा था ना सीपीसी में, सेक्शन 89 जुड़ा 2012 में। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कोर्ट से कुछ केस जो है आर्बिट्रेशन को चले जाएं, मीडिएशन को चले जाएं, वहाँ तय हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट पता क्या होता है, जो लॉयर हमने महसूस किया, जब दो आदमी मुकदमा लड़ने के लिए आ जाते हैं ना वो ताल ठोक के, तो वो राजीनामा करना ही नहीं चाहते ही। और बड़ा प्रयास होता है, 3-3, 4-4, 5-5 बार के मीडिएशन के बाद वापस फिर मुकदमा लौट के कोर्ट में आ जाता है। 2-3 महीने और खर्च हो जाते हैं। ये भी एक बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि लाग लगे और कौड़ी जीते, मूंछ की लड़ाई हो जाती। ठीक है, Pulap Alboda, that a suggestion has come from the side of Vinayak Pant. He says that there are 2 blocks of advocate chambers in our High Court. He has told me that since 2 persons are there from the United Province and the Constituent Assembly, from now Uttarakhand we can say, one Argobind Pant and another was Mahavir Tyage. These were the 2 great men of law who were the member of the Constituent Assembly. So he made me a proposal that why the block of the advocate block be named after their name. So I can make a pronouncement. I can make a pronouncement to nahi kehenge. I can assure that I will keep this proposal in the upcoming put. I'd like to thank both of you for this insightful, engaging, and interactive session. होता क्या कर रहे हैं? मैम से रिक्वेस्ट है, वसुधा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मिसेस पुरोहित को सम्मानित करें, छोटी सी भेंट अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल की ओर से प्रदान करें।